Hello everyone, I am Alisha and welcome on my YouTube channel। हमने क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। हमने अपना फर्स्ट सब टॉपिक कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियो में, दैट इज यूरोपियन क्रूसेड्स एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन, मिडिवल पीरियड क्या है, रेनेसांस क्या है एंड यूरोप में रेनेसांस का मतलब क्या था, यूरोप में रेनेसांस की वजह से क्या चेंज आए एंड यूरोपियन क्रूसेड्स क्या है एंड उसको सपोर्ट किसने किया। जो क्रूसेड्स वॉर थी, रिलीजियस वॉर हुई, उसको किसने सपोर्ट किया, वो किस वजह से हुई, क्यों हुई, उसको किसने, कौन उसमें विनर हुआ एंड कौन उसमें हार गया एंड कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रूसेड्स। क्रूसेडर्स, तो क्रूसेड्स में कौन हारा और उसकी फेलियर की वजह क्या थी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे क्रूसेड्स के, उसके ख़त्म होने के बाद जब यूरोपियन वॉर को हार गए थे तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ यूरोप पे, वो हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.2 रेनेसांस पीरियड इन यूरोप। So guys, let's start. The European Renaissance began in the 14th century CE and reached its zenith in the 15th-16th century CE. These 3 centuries proved to be the foundational stage of a culture based on rationalism and science. So guys, रेनेसांस क्या है, इस सब टॉपिक में हम समझने वाले हैं। रेनेसांस क्या है, वो यूरोप में कैसे आया। रेनेसांस एक न्यू ईरा है, तो उस न्यू ईरा की स्टार्ट होने के बाद यूरोप में कौन कौन से चेंजेस हुए, लाइफ में क्या चेंज आया, लोगों ने क्या चीज़ डिस्कवर की, क्या न्यू इन्वेंशन हुए एंड लोगों की लाइफ में क्या चेंज आया, ये सब हम इस सब टॉपिक में समझेंगे। सो द यूरोपियन रेनेसांस बिगेन इन द 14th सेंचुरी। जो यूरोप में रेनेसांस पीरियड है, मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब हुई, 14th सेंचुरी में यूरोप में रेनेसांस पीरियड की शुरुआत हुई एंड इट रीच्ड इट्स जेनिथ इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। ये जो रेनेसांस पीरियड था वो अपने जेनिथ मतलब एकदम हाईएस्ट पीक पर, इतना ऊंचा जितना सूरज एंड मून को हम देखते हैं, इतनी ऊंचाई पर वो कौन सी सेंचुरीज में पहुंचा, 15th एंड 16th सेंचुरी। 15th एंड 16th सेंचुरी में रेनेसांस पीरियड इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया जितना सूरज एंड चांद है। और इतनी ऊंचाई पे पहुंचने से मतलब क्या है, मतलब है कि रेनेसांस पीरियड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग डेवलप हो गए, लोगों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया और न्यू न्यू चीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेंट हुई। लोग जिस चीज़ को नहीं जानते थे, लोगों ने उस चीज़ों को भी डिस्कवर कर लिया। अब रेनेसांस इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुका था। These three These 3 centuries proved to be the foundational stage of a culture based on the rationalism and science. रैशनलिज्म क्या है एंड साइंस को तो हम जानते ही है। रैशनलिज्म क्या है, रैशनलिज्म एक ऐसा सोचने का तरीका है जिसमें लोग ना किसी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते हैं। जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था, लोग एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते थे, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता था। बट जब लोगों ने रैशनलिज्म को अपनाया तो लोगों को हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए था एंड लोग लॉजिकली सोचने लगे थे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि हर बात के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए ना। इसके लिए रैशनलिज्म जो है रीज़न एंड लॉजिक पे बिलीव करते थे। रैशनलिज्म को जब लोगों ने अपना लिया था तो लोग रीज़न एंड लॉजिक पे बिलीव करते थे रेदर देन इमोशन, रिलीजियस। क्योंकि लोगों को पहले प्री रेनेसांस पीरियड में, रेनेसांस पीरियड से पहले लोगों को ना रिलीजियस पे बहुत ज़्यादा बिलीव हुआ करता था। अगर रिलीजियस ने कुछ कह दिया तो वो क्यों है,
किस लिए है, उसका बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लोगों को कुछ नहीं सोचना था। बस लोग उस पर ही चलते थे जो रिलीजियस ने कह दिया, एंड लोग इमोशनली सोचते थे। बट रेनेसांस पीरियड में लोगों ने रैशनलिज्म को अपनाया और साइंस को अपनाया। लोगों को हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए था। लोग, अगर कोई भी चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है उसका प्रूफ उनको चाहिए था। साइंस से उनको प्रूफ चाहिए था, मतलब साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, साइंस से वो प्रूफ होनी चाहिए बात। सो 14, 15 एंड 16 सेंचुरी, ये जो 3 सेंचुरीज थी, ये प्रूव हुई फाउंडेशनल स्टेज प्रूव हुई एक ऐसे कल्चर की जिसका बेस रैशनलिज्म और साइंस था। जैसा कि मैंने तुमको पहले बताया है, रैशनलिज्म पे लोग बिलीव करने लगे एंड साइंस पे, रेदर देन इमोशनल थिंकिंग एंड रिलीजियस। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। This period gave a new direction to the human intellect, genius, and way of life. People got more interested in unfolding the mysteries of the universe by adopting scientific approach. Many people began to write poetry, drama, fiction, a field that had remained untouched so far. Novel Novel experiments were conducted in the field of science. In the pre-Renaissance time, the thought about the existence of the universe revolved around the concept of God. Now, human form the center of this thought. This way of thinking is called humanism. So, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है ये हम समझते हैं। सो ये जो रेनेसांस पीरियड था, एक न्यू ईरा की शुरुआत हुई थी। सो इस न्यू ईरा में लोगों को एक न्यू डायरेक्शन मिली, ह्यूमन इंटेलेक्ट को न्यू डायरेक्शन मिली, लोगों की सोच बदली, लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई। जो लोग सोचते थे, मतलब जो सिर्फ रिलीजियस इमोशंस तक ही लिमिटेड थी, अब वो खुलने लगी। वो लिमिटेड उनकी ख़त्म होने लगी लिमिटेशंस, एंड वो आगे तक सोचने लगे साइंटिफिक अप्रोच से, साइंटिफिक प्रूफ से, जीनियस एंड वे ऑफ लाइफ। सो लोगों को एक अलग तरीका मिला लाइफ जीने का, एक अलग चांस मिला। लोग डेवलप होने लगे, लोगों को अलग अलग चीज़ें समझ में आने लगी, एंड लोगों ने अपनी लाइफ को जीने का तरीका चेंज किया, एक न्यू डायरेक्शन मिली, एक उनको एक न्यू स्टार्ट मिला चीज़ें सोचने का रेनेसांस पीरियड से। सो people got more interested in unfolding the mysteries of the universe by adopting scientific approach. सो अब लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होने लगी दूसरी चीज़ों को भी अनफोल्ड करने के लिए। अब लोगों में क्यूरियोसिटी आ गई नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने की, एंड यूनिवर्स के जितने भी यूनिवर्स को जानने की, उसके सीक्रेट्स जो थे, जो भी चीज़ उनसे छुपी हुई थी, रहस्य जो था, उसको खोलने की, अनफोल्ड करने की, जानने की, उनमें क्यूरियोसिटी पैदा हुई, इंटरेस्ट आने लगा। वो भी किसी सुनी हुई बातों पर नहीं, जैसे किसी ने बता दिया कि यूनिवर्स में ये है या ये है, बट उन्हें उस सब पे बिलीव नहीं करना था। उनको क्या चाहिए था? साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिकली वो बात प्रूफ होनी चाहिए। अगर उन्होंने देखा है तो उनको प्रूफ चाहिए। ये रेनेसांस पीरियड में डेवलप होने लगा था लोगों में। Many people began to write poetry, drama, fiction, and field that had remained untouched so far. So, रेनेसांस पीरियड में, प्री रेनेसांस पीरियड में क्या था? लोग सिर्फ सोचते थे, लिखते नहीं थे। जो उन्होंने सोचा तो वो किसी और को बताते थे, वही चीज़ वो किसी और को पता चलती थी, ऐसे ही वो बात फैलती थी लोगों में। बट रेनेसांस पीरियड में लोगों ने सोचने के साथ लिखना भी शुरू किया। लोगों ने पोएट्री लिखना स्टार्ट की, ड्रामा लिखना स्टार्ट किया, फिक्शन लिखना स्टार्ट किया। आज तक जिस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था, एकदम यूनिक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। ये सब चीज़ें पहले
काफी टाइम तक लोगों ने, किसी ने उसको टच नहीं की थी, वो रिमेन अनटच्ड थी, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन। बट रेनेसांस पीरियड में लोगों ने लिखना स्टार्ट किया पोएट्री, ड्रामा एंड फिक्शन। फील्ड दैट हैड रिमेन अनटच्ड सो फार, जिसको इतने सालों में किसी ने टच तक नहीं किया, वो फील्ड को भी अब लोगों ने स्टार्ट कर दिया अनफोल्ड करना, उसमें भी लोगों ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। नोवेल एक्सपेरिमेंट्स वेयर कंडक्टेड इन द फील्ड ऑफ साइंस। सो नोवेल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक राइटर है, उन्होंने अपने सैटरडे या फ्राइडे, कोई भी एक दिन ले लो, सैटरडे की मॉर्निंग में उठकर उन्होंने अल्कोहल में दिस एंड दैट केमिकल को मिक्स किया, एंड देन उस केमिकल को मिक्स करने के बाद क्या रिएक्शन हुआ, क्या इफेक्ट्स हुए, वो अपना जो एक्सपेरिमेंट थे उसको लिखेंगे नॉवेल में। तो नॉवेल एक्सपेरिमेंट वेयर कंडक्टेड इन द फील्ड ऑफ साइंस। सो नॉवेल एक्सपेरिमेंट लिखे जाने लगे। In the pre-Renaissance time, the thought about the existence of the universe revolved around the concept of God. God now human form the center of this thought. This way of thinking is called humanism. So जो pre-Renaissance period था, उसमें जो भी लोगों की जो सोच थी, सिर्फ गॉड से रिलेटेड सोचते थे वो, एंड सब कुछ उनके लिए गॉड से रिलेटेड होता था। कोई भी चीज स्टार्ट हुई गॉड से, खत्म हुई गॉड तक, बस गॉड से आगे वो कुछ नहीं सोचते थे। प्री रेनेसांस टाइम में जो ये थॉट था वो सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। जितना भी जो ये यूनिवर्स है उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ गॉड के रिवॉल्व घूमती थी और उससे आगे लोग नहीं सोचते थे। बट नाउ रेनेसांस पीरियड में ह्यूमन फॉर्म द सेंटर ऑफ दिस थॉट, ह्यूमन को सेंटर बनाया गया एंड द ह्यूमन को इम्पोर्टेंस दी गई रेनेसांस पीरियड में। सो दिस वे ऑफ थिंकिंग, जो हम ह्यूमन को इम्पोर्टेंस दे के सोच रहे हैं, दिस वे ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड ह्यूमैनिज्म। अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। द यूरोपियन रूलर्स of the Renaissance period encouraged adventurous seafarers to explore distant lands. They brought back information about plants, fruits, flowers, trees, unknown species of animals, weaponry, etc. from the distant land they visited. In the 1543 CE, Nicholas Copernicus told the world that the center of our planetary system is the sun and not the earth. In 609, Galileo prepared a more sophisticated telescope which enabled further research in the field of astronomy. Theories propounded by the Copernicus and Kepler could be supported by the empirical observation made possible by Galileo's telescope. This facilitated research in the field of physical science. अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो यहाँ यूरोप की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम यहाँ पे रेनेसांस पीरियड की बात कर रहे हैं जो यूरोप में आया है। सो यहाँ पे यूरोपियन जो रूलर्स थे रेनेसांस पीरियड में इनकरेज कर रहे थे लोगों को, बोल रहे थे लोगों को, कन्विंस कर रहे थे एडवेंचरस सीफेरर्स को कि वो एक्सप्लोर करे डिस्टेंट लैंड, अलग अलग जगह जाए, वहां से रिसर्च करे, एक्सप्लोर करे। एडवेंचरस सीफेरर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग, ऐसे सीफेरर्स जो दूर दूर के इलाकों में जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद भी वो अपना टारगेट जो है उसको कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, जो वो करने गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वो लेके ही आते हैं। तो यूरोपियन रूलर्स ने इनकरेज करा सीफेरर्स को कि वो एक्सप्लोर करे लैंड को, अलग अलग जगह जाए। तो जब वो एक्सप्लोर करने गए अलग अलग लैंड को, तो वो जब वहां से वापस आए, ब्रॉड बैक इंफॉर्मेशन लेके आए वो प्लांट्स की, अलग अलग प्लांट्स क्या होते हैं, क्योंकि हर जगह अलग प्लांट्स
ग्रो करते हैं, अलग प्लांट्स उगते हैं, इंडिया के अलग प्लांट्स होते हैं और चाइना, अफ्रीका, हर जगह अपने एक अलग प्लांट्स ग्रो होते हैं वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर। एंड अलग अलग फ्रूट्स की इंफॉर्मेशन लाए, फ्लावर्स की लेके आए कि कौन कौन से तरीके के फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज, अननोन स्पेशीज ऑफ एनिमल्स, अलग अलग एनिमल स्पेशीज की इंफॉर्मेशन लाए कि कौन से लैंड में कौन कौन सी स्पेशीज है। अलग इंडिया, अफ्रीका, चाइना, अमेरिका, हर चीज को उन्होंने डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। रेनेसांस एक मॉडर्न पीरियड है, तो वहां से हम क्यूरियोसिटी हमारे अंदर पैदा हो रही है कि हम कुछ अलग अलग करें। अलग अलग वेपनरी की इंफॉर्मेशन लेके आए, जो हथियार यूज होते थे, वेपन यूज होते थे, कि दूसरी जगह पे कुछ और यूज हो रहा है, यूरोप में कुछ और यूज हो रहा है, तो अलग अलग लैंड पे गए, उन्होंने डिस्कवर किया, इंफॉर्मेशन लेके आए अपनी कंट्री में, अपने कॉन्टिनेंट में, अपने कॉन्टिनेंट को डेवलप करने के लिए, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। सो ये सब की इंफॉर्मेशन लेके आए सी फेरर्स अलग अलग जगह जाके। फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड दे विजिटेड, जहां जहां वो गए थे अलग अलग लैंड पर, वहां से ये सब इंफॉर्मेशन लेके आए। इन इन 1543 CE, Nicholas Copernicus told the world that the center of our planetary system is the sun and not the earth. So 1543 में जो निकोलस कॉपरनिकस एक एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने वर्ल्ड को बताया कि हमारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, ना कि अर्थ। जो हमारा सेंटर है वो सन है, अर्थ नहीं। क्योंकि पहले के लोग ये सोचते थे कि जितने भी प्लैनेट्स है वो अर्थ के अराउंड घूमते हैं, बट निकोलस कॉपरनिकस ने हमें ये बताया कि वो सन के अराउंड घूमते हैं। जो एक ट्रू है, और ये सब हम भी जानते हैं आज के टाइम में। बट उस टाइम पे निकोलस कॉपरनिकस के पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो उन्हें दिखा सके, बट उन्होंने एक थ्योरी दे दी और वो बता दे, बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो इतना उनकी बातों पे किसी ने यकीन नहीं किया। और ये डेट 1543 इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। In 609, Galileo prepared a more sophisticated telescope which researched in the field of astronomy. So in 1609, so Galileo जो है एक साइंटिस्ट बहुत फेमस है, उन्होंने प्रिपेयर किया, बनाया, सोफिस्टिकेटेड मतलब मोर एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप बनाया, जिस टेलीस्कोप की वजह से पॉसिबल हो पाया रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में रिसर्च आगे पॉसिबल हो पाया करना, रिसर्च किया आगे लोगों ने। The theories propounded by the Copernicus and Kepler could be supported by empirical observation made possible by Galileo's telescope. So जो थियोरीज थी, प्रोपोन की थी, मतलब सजेस्ट की थी कॉपरनिकस एंड द केपलर ने, सो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो उनकी थियोरीज जो थी वो इतना, मतलब लोगों ने उस पर इतना यकीन नहीं किया। बट जब गैलीलियो ने प्रिपेयर किया टेलीस्कोप जो कि बहुत एडवांस था, जिसने हेल्प की प्रूफ करने में केपलर एंड द कॉपरनिकस की थियोरीज को। सो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, केपरनिकस एंड केपलर की जो थियोरीज थी वो कैसे सपोर्ट मिला, कैसे उसको गैलीलियो के टेलीस्कोप का। सो इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हुआ जो पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ गैलीलियो टेलीस्कोप, जिसकी वजह से लोगों को केपरनिकस एंड केपलर ने जो थ्योरीज प्रोपोन की थी उस पर यकीन हुआ। दिस फैसिलिटेटेड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिकल साइंस। गैलीलियो के टेलीस्कोप की वजह से जो रिसर्च थी फिजिकल साइंस की फील्ड में वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई और पॉसिबल हो गई। द इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर एंड द प्रिंटिंग respectively brought about fundamental change in the techniques of warfare and dissemination of knowledge. The first printing press in Germany was started in 1440 by John Gutenberg. The first printing press in Italy started in 1451.
सो ये जो डेट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, दोनों की दोनों। ये हमारे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लेता है। The invention of printing has been an outstanding gift of the Renaissance period. New avenue open to extend various information and knowledge to common people. A number of modern universities come into existence in Europe in the 18th century. The syllabi in this university included subjects like the epics, Iliad and Odyssey written by Homer, Greek drama, speeches of great orator, literature, painting, sculpture, ethics, political science, and history, etc. As a result of this, people began to think freely. So अब इस पैराग्राफ को समझते हैं. The invention of gunpowder and printing respectively brought about the fundamental change in the technique of warfare and dissemination of knowledge. So रेनेसांस पीरियड में इन्वेंशन हुआ गन पाउडर का. गन पाउडर मतलब बारूद, बारूद का इन्वेंशन हुआ. अब वेपनरी में गन पाउडर को यूज किया जाने लगा था. प्रिंटिंग एंड गन पाउडर दोनों फंडामेंटल चेंज लाए इन द टेक्निक ऑफ वॉरफेयर एंड डिसेमिनेशन. सो गन पाउडर की वजह से वॉरफेयर की टेक्निक्स में बहुत ज्यादा चेंज आया, एकदम से चेंज हो गया सब कुछ. एंड सेम प्रिंटिंग की वजह से डिसेमिनेशन हुआ नॉलेज का. लोगों तक प्रिंटिंग, अब जो हम सोचते थे वो हम अब लिखकर लोगों तक पहुंचा सकते थे. सो नॉलेज का डिसेमिनेशन शुरू हो गया एंड लोगों तक सब बातें, नॉलेज, जानकारी हर एक चीज की पहुंचने लगी. एंड वॉरफेयर की टेक्निक में भी बहुत ज्यादा चेंज आ गया गन पाउडर की वजह से. अब गन्स में गन पाउडर का यूज होने लगा. सो रेनेसांस ने बहुत कुछ चेंज कर दिया था, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया था यूरोप में. सो द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द जर्मनी वाज स्टार्टेड इन 1440 बाय द जॉन गॉटनबर्ग. सो जो फर्स्ट दुनिया की जो पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई थी वो जर्मनी में स्टार्ट हुई थी. और वो स्टार्ट कब हुई थी? 1440, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू में आता है. और नाम भी आता है किसने स्टार्ट की थी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस. एंड जो इटली में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इटली स्टार्टेड इन 1451. सो जो इटली में प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई वो 1451 में हुई. एंड जो दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई वो 1440 में हुई. ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, सो इसको याद रखना है. The invention of printing has been an outstanding gift of the Renaissance period. So जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था वो रेनेसांस पीरियड के लिए एक आउटस्टैंडिंग, रेनेसांस पीरियड का दिया हुआ यूरोप को एक आउटस्टैंडिंग गिफ्ट था, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से चेंज आ गया. सो न्यू एवेन्यू ओपन टू एक्सटेंड वेरिड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू कॉमन पीपल. सो नए नए तरीके इन्वेंट होने लगे लोगों तक, अलग अलग लोगों तक अलग अलग इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, हर तरह की इंफॉर्मेशन कॉमन पीपल तक पहुंचाने के लिए न्यू न्यू तरीके इन्वेंट होने लगे. A number of modern university come into existence in Europe in 18th century. So 18th century में बहुत सारी मॉडर्न यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आई. बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मॉडर्न यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आई इन 18th century in Europe. So the syllabi in this university included subjects like the epics, Iliad and Odyssey written by Homer, Greek drama, speeches of great orator, literature, painting, sculpture, ethics, political science and history, etc. As a result of this, people began to think freely. So ये जो यूनिवर्सिटी थी, इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या था? सिलेबी मतलब होता है सिलेबस. तो सिलेबी, जो सिलेबी होता है वो सिलेबस का प्लूरल फॉर्म है. सो सिलेबस को ही सिलेबी बोलते हैं, सिलेबी को ही सिलेबस बोलते हैं. सो ये जो यूनिवर्सिटी थी, मॉडर्न यूनिवर्सिटी, उनका सिलेबस क्या था? सो यूरोप की यूनिवर्सिटीज है तो उसका जो सिलेबस होएगा वो उन लोग से रिलेटेड तो होएगा ही.
तो जब पूरा ईरा चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है एजुकेशन में तो चेंज आएगा ही। एजुकेशन के बिना तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता है। तो ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आई। सो अब जब यूनिवर्सिटी आई है तो उसका कुछ सिलेबस भी होगा, पढ़ना क्या है, कुछ लिमिट होगी। तो उस इन यूनिवर्सिटीज का सिलेबस क्या था? एपिक्स, इलियाड एंड ओडिसी रिटन बाय होमर। सो एपिक्स किसे कहा जाता है? जो वॉर हुई है, वॉर जो बहुत बड़ी बड़ी वॉर है उसे कहा जाता है एपिक्स। सो वो अपनी वॉर की टेक्निक्स को इंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली सिलेबस में। इलियाड एंड ओडिसी ये दो पोयम के नाम हैं, बहुत फेमस पोयम है जिसको किसने लिखा था? होमर, एक ग्रीक राइटर है बहुत ज्यादा फेमस, उन्होंने ये दो पोयम को लिखा था। ये सिलेबस था। एंड ग्रीक ड्रामा, जो ग्रीक ड्रामा हुआ करते थे वो उनके सिलेबस में थे। ग्रीक एक बहुत फेमस है एजुकेशन को लेकर, ग्रीक में डेवलपमेंट बहुत है एजुकेशन से रिलेटेड। सो ग्रीक में बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर थे, बहुत ज्यादा आगे था ग्रीक। तो ग्रीक ड्रामा ऑब्वियसली स्पीच ऑफ ग्रेट ऑरेटर। सो जो बड़े बड़े ऑरेटर थे, मतलब जो बहुत बड़े लीडर्स थे, मोटिवेशनल स्पीकर, जो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस थे, उन लोगों की स्पीचेस भी उस सिलेबस में थी। लिटरेचर, लिटरेचर को समझा जाता था कि हमारी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है और लैंग्वेज हमें क्या सिखाती है। पेंटिंग, पेंटिंग को सीखा जाता था। स्कल्पचर, स्कल्पचर बनाना, स्कल्पचर का रिलेशन है आइडल बनाते हैं ना, स्टेचूज आइडल बनाते हैं वो। एथिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पीपल बिगन टू थिंक फ्रीली। जब एजुकेशन आ रही है तो ये सब सिलेबस की वजह से, एजुकेशन की वजह से, रेनेसांस पीरियड की वजह से, डेवलपमेंट होने की वजह से अब लोगों ने फ्री सोचना, जो उनकी थिंकिंग थी वो फ्री हो गई। अब वो फ्री सोचते थे, उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं थी। जैसे पहले लोगों रिलीजियस से रिलेटेड लिमिटेशन थी, अब लोगों ने फ्रीली सोचना स्टार्ट किया और उनके पास खुद की थिंकिंग थी, उन्हें किसी चीज से रोका नहीं जाता था, वो फ्रीली सोच सकते थे और दूसरों को अपनी जो जो उन्होंने सोचा है वो बता सकते थे। सो रेनेसांस ने बहुत बड़ा चेंज लाया यूरोप में। आई होप सो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझा होगा, ये सब टॉपिक। एंड होप यू लाइक माय explanation and subscribe my channel to get informative video like this.